खुदा के करिश्मों में अगर रात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती। खुदा के करिश्मों में अगर रात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती। सरकारी नौकरी तो हर बात की वजह है, ये सरकारी नौकरी न होती तो हमारी आपकी मुलाकात न होती। नमस्कार मित्रों, मैं यश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस क्रम को जारी करते हैं और यहाँ से आज फिर हम प्रश्न लेके आए हुए हैं मैथ्स के। इन प्रश्नों को आप सोल्व कीजिए यहाँ से। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन मैं अपने अगर आप तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इन प्रश्नों को पहले आप जरूर खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 41 रुपया है तो राशि कितनी है? जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, 2 बात किया है, एक साधारण ब्याज का और एक चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI और साधारण ब्याज मतलब SI। तो प्रति वर्ष 5% है तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि ये मतलब 1 साल 5 वर्ष तो अगले साल भी 5%, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 साल में 10%। लेकिन ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, जिसके कारण इसका अगर प्रतिशत में ब्याज ज्ञात कीजिएगा तो ये आएगा 10.25%। अब ये कैसे होता है? A + B + A × B बटा 100 वाला ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, रेट जो है 10% है और समय जो है 2 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिखेंगे रेट को, 5 और 5, और इसी में से एक A का काम करेगा और एक B का काम करेगा, और इस पर जब आप रख के सजाइएगा तो ये आएगा 10.5%। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में रुपया में कितना का अंतर है? तो 41 रुपया का अंतर है। और प्रतिशत में कितना का अंतर है? तो 0.25% का अंतर है। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 41 रुपया हमको दिया हुआ है। अब जरा समझिएगा, तो इसको कितना से गुना कर दे कि 1% हो जाए? तो 4 गुना करना होगा। तो 1% का मान हमको आ जाएगा, इधर से भी 4 गुना बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 164 रुपया। अब समझिएगा, हमसे पूछा गया कि राशि कितनी है। राशि कितनी है का मतलब हुआ कि मूलधन कितना है। तो 100% बराबर व्हाट? तो 100% बराबर हो जाएगा हम लोगों के पास, इधर से 100 गुना तो इधर से भी 100 गुना करेंगे तो 16,400 रुपया हमें प्राप्त होगा। और जिस ऑप्शन में 16,400 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा जरा ध्यान से इस प्रश्न को। अगर हमें बनाना होता और हमको इसकी जानकारी है तो हमको ऐसे नहीं बनाते, सीधा देखिए 2 साल में 10% और ये आ रहा है तो ये मन में ही कैलकुलेशन हो जाता है, इतना आसान है। और रख देते, सीधा यहां से कैलकुलेशन करके हम देखते और फटाक से हमारा आंसर आ जाता। अर्थात जो ये आंसर जो हमारा आएगा 16,400, ऑप्शन नंबर C है जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है, एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी पार किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। जब वह नदी से 36 मीटर पीछे आता है तो वह देखता है कि कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई कितनी है? जरा ध्यान से समझिएगा। ये रहा कोई नदी, ये है नदी, मान लीजिए ये नदी है। अब ये नदी का दोनों किनारा है और क्या बोलता है क्वेश्चन के, नदी के पार किनारे पर लगे। तो ये इधर एक व्यक्ति है और इधर एक पेड़ है, ऐसे। तो कह रहा है कि यहां से जब ये देखता है तो यहां पर एक कोण बनता है
जो कितना का अंतरित होता है, 60 डिग्री का। लेकिन इस किनारे से पीछे हटता है कितना, 36 मीटर में है, हाँ 36 मीटर पीछे हटता है, तो वो देखता है कि उस पेड़ से कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब समझिएगा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास √3x। आप अनुपातिक वैल्यू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x। लेकिन जब यहां से देखते हैं तो ये वैल्यू होता है 1/√3, तो 1 का वैल्यू ही √3 दिया हुआ है, √3x, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3x। अब समझिए जरा ध्यान से, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हमारे पास 3x है, और हम जान रहे हैं कि यहां से यहां तक का वैल्यू x है, अर्थात ये वैल्यू हमारा कितना होगा, ये वैल्यू अनुपात में, तो ये हो जाएगा 2x। 3x में से x घटा लिए तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी हमें पता चल गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही वैल्यू हमको दिया हुआ है, 2x बराबर 36 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि ये वाला वैल्यू, नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी x बराबर व्हाट, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 18 36, यानी कि 18 मीटर। और जिस ऑप्शन में 18 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वहां भी समझ में 100% कंसेप्ट आपको आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या में आधार वाला एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई cm में कितनी होगी। जब कोई भी वस्तु को गलाकर या पिघलाकर कोई दूसरा वस्तु बनाया जाता है, तो अगर जितना उसका आयतन है ना, फिर गलाने के बाद भी आयतन दोनों कंडीशन में बराबर होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर करेंगे। एक गोला का चर्चा किया गया, तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 πr²। जरा समझिएगा। फिर इसको बोला गया है, क्या बनाया गया है, शंकु। तो शंकु का क्या होता है, 1/3 πr² होता है। अब समझिए जरा ध्यान से, चाहे तो देखिएगा यहां से, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। रखिए यहां से 4 गुना इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 गुने 5 इक्वल टू, अब जरा ध्यान से समझिएगा, समान त्रिज्या, यानी जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या यहां पे भी हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुना h। ध्यान से देखिएगा, 5 से 5 यहां से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के लिए कुछ बचा नहीं, सीधे इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 cm। और जिस ऑप्शन में हम लोग को 20 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शंकु की ऊंचाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि x इंटू 3 - 2/x इक्वल टू 3/x हो तो x² + 1/x² का मान क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, जरा इसको पहले सोल्व कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जब इसमें हम गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x, उसके बाद में -2x/x इक्वल टू 3/x है। यही ना प्रश्न है। अब जरा समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इस x से तो x कैंसिल हो गया, इस -2 को अब इधर भेज दीजिए और इस वैल्यू को इधर भेजिए, तो हमें, और इसमें से हम 3 कॉमन भी ले, अच्छा पहले लिख ही देते हैं। 3x - 3/x इक्वल टू 2 हो गया। इन दोनों में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही हम 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x - 1/x। अब जो 3 कॉमन लिए हैं उसको लाइए इधर, भाग दीजिए। तो अब हमसे ये पूछ रहा है, अगर इतना जानने के बाद हमसे पूछा क्या गया है कि x² + 1/x² बराबर व्हाट। जब ये वैल्यू होता है ऐसे, x² +
एक्स स्क्वायर, तो दिए गए वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? दिए गए वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। और जब यहाँ माइनस होता है ना तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस 2ab, और a के जगह पर ये वैल्यू आएगा और b के जगह पर ये आएगा, तो आपस में ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 4/9 + 2 अर्थात 2.4/9। इसको डायरेक्ट आप इसको हटा दीजिएगा तो ये लिख सकते हैं ऐसे। तो जिस ऑप्शन में 2.4/9 दिया गया है वही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि a का पावर 3 + 1/a³ = 2 हो तो a² + 1/a का मान कितना है, जहां a एक धनात्मक संख्या है। अब जरा समझने वाली बात है, जब भी आपको 2 या कोई भी ऐसा वैल्यू मिल रहा है और जो भी वैल्यू दिया गया है अगर आप उसके बारे में पूछा भी जा रहा है तो पहले इसको संतुष्ट कराइएगा, ताकि क्या इक्वेशन संतुष्ट हो पा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर a बराबर 1 ले लेते हैं तो इस वैल्यू को संतुष्ट कर रहा है, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, 1/1 का क्यू यहां रखेंगे तो 1 ही होगा। 1 + 1 बराबर कितना हो रहा है? 2, अर्थात हम डायरेक्ट इस वैल्यू को यहां पर रख सकते हैं। a² + 1/a है, अर्थात 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, उतना लिखने की क्या जरूरत है? 1, अर्थात 1 और 1 कितना हो गया? 2, और भाग देंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थात जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण प्रक्षेप 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। सही माध्य क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सही माध्य बराबर सही माध्य इक्वल टू 40 प्रेक्षणों का माध्य जो है कितना है? 40 है, यानी कि रख देंगे यहां पे 40। अब समझिएगा, यहां प्लस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद 53 के बजाय, यानी सही जो है हमारा वो 53 है। देखिए अब सही है तो पहले अपने सही जगह पे आइए, उसके बाद जो गलत है उसको घटा दीजिए। तो गलती से कितना लिखा गया है? 83, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग 83। अब ध्यान से देखिएगा, औसत का जो प्रभाव पड़ता है, जितना संख्या होता है उन सबों पर पड़ता है। यानी 100 है तो यहां से 100 से भाग जाएगा। अब समझिए जरा ध्यान से, यहां पे 40 का 40 रहेगा हम लोग का। अब यहां का रिजल्ट तय करेगा कि इस वैल्यू में बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? माइनस में 30। अब -30 को 100 से जब भाग दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। यहां पे अभी भी बच रहा है हम लोग के पास माइनस, तो यहां लेके आ जाइए, क्योंकि प्लस और माइनस मिला के माइनस बन जाएगा। और जब भाग देंगे इससे तो ये बनेगा 0.3। अब घटाइए, तो 1 इसको इसमें से घटाइए तो बच गया यहाँ 39, और 1 में से 0.3 घटेगा तो 0.7 आएगा। उस वैल्यू को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 39.7 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 39.7 दिया गया है वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि sin थीटा गुना cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, जहां 0 डिग्री से बड़ा है थीटा परंतु 90 डिग्री से छोटा है थीटा। खैर उससे कोई ज्यादा ये नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप दिमाग लगाइए कि क्या वैल्यू रखा गया है थीटा का, या अगर आपको वैल्यू याद है तब भी रख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1/2 है।
तो जरा थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, यहां पर भी 45 डिग्री लेते हैं, तो क्या होता है 1/2 इंटू 1/√2, आपस में ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अर्थात ये जो वैल्यू है थीटा का 45 डिग्री इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कितना रखना है, थीटा के जगह पर 45 डिग्री तो रख दीजिए। अब आगे जो पूछ रहा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमसे पूछा जा रहा है। रखिए यहां पर, जब 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और माइनस यहां पर भी हो जाएगा 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और जिस ऑप्शन में 0 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है, ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 5 cm और 12 cm लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। जरा समझिएगा, यहां पर एक वृत्त है हम लोगों के पास और इसके अंदर एक आयत बनी हुई है। अब समझिएगा, कह रहा है कि आसन भुजाएं। आसन भुजाएं का मतलब हुआ एक के बाद एक, किसी एक को मानिएगा तो फिर तुरंत उसके बगल वाली। आसन मतलब बगल, पड़ोसी, ऐसे समझ लीजिए। ये 5 cm है तो यहां पर ये 12 cm है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है एक आयत के अंदर, और ये रहा यहां से यहां मिलाने वाली व्यास, तो ये रहा आर और ये भी रहा आर, आपस में बराबर हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब समझिएगा, आप ट्रिपलेट आपको याद होगा, 5 12 का ये कितना होता है 13। तो ये जो यहां से यहां तक है हम लोग का व्यास d बराबर क्या है 2r, और इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 13 बराबर 2r। इधर आके वैल्यू कट रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, कितना बार में 6.5, अर्थात r बराबर 6.5, cm में है तो cm। अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6.5 cm लंबी होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है तथा त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज ACB बराबर 70 डिग्री हो, तो कह रहा है कि कोण ACB बराबर कितना है 70 डिग्री हो, तो कोण AIC कितना है। समझिएगा जरा ध्यान से, एक हम लोगों के पास त्रिभुज है। अब जरा ये समझने वाली बात है कि अंतः कोण का निर्माण कैसे होता है। तो अंतः कोण का निर्माण जो होता है ये कोण समद्विभाजक के द्वारा होता है। कोण समद्विभाजक के द्वारा होता है, यानी जो ये कोण है ये आपस में जो कैंसिल होके आ रहा है, ये क्या हो रहा है इसको बराबर काट रहा है कि क्या है, ये कोण आपस में बराबर होंगे। फिर यहां से भी जो ये कोण आएगा कट रहा है, ये आपस में बराबर होंगे, और यहां से भी ये जो कोण कट रहा है ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब उसके बाद ये जो बिंदु मिलता है ये क्या कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। अब समझने वाली बात है जरा, बी का वैल्यू जो दिया गया है वो 90 डिग्री है, तो ऐसे नहीं बनेगा, तो इसको या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिया है क्वेश्चन में तो जैसे कह रहा है वैसा हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना देंगे इसका। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब समझिएगा जरा ध्यान से, तो इस वैल्यू को तो दिया हुआ है 90 डिग्री और फिर उसमें भी सी के बारे में दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। अब समझिएगा, यहां से मान लेते हैं ऐसे, चलिए मान लेते हैं कि ये कट रहा है, तो यहां से 45 हो गया और ये कितना हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये 70 डिग्री का कोण है हम लोगों के पास,
70 डिग्री का कोण है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 160, यानी एक कोण जो है कितना डिग्री का है, 20 डिग्री का है, और यहां पर ये आई है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, तो इसमें तो हमको पता चल गया कि ये आधा कोण जो है कितना डिग्री का है, 35 डिग्री का है, और इसमें भी आधा कोण जो है ये अब ये पूरा मिला के 20 डिग्री है, तो आधा कोण हमारे पास कितना है, 10 डिग्री है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए आई सी, ए आई और सी, यानी कि इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है, इस कोण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा समझिएगा, या तो आप यहीं से एक त्रिभुज मान लेते हैं इसको, तो इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या इसके लिए फार्मूला भी होता है कि इस वैल्यू को अगर निकालना है, यहां वाले वैल्यू को, तो यहां में 90 डिग्री अब प्लस ठीक इसके सामने यहां पर जो कोण बन रहा है उसका आधा, यानी कि बी कोण बी जितना भी है उसका आधा। अगर फिर इधर से अगर ज्ञात करना इसका इसको, तो 90 डिग्री प्लस इसका आधा होता है। या इसे भी हम निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इस वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 45। तो 45 से 180 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, और जिस ऑप्शन में 135 वो हमारा आंसर हो जाएगा। या आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं 90 प्लस फिर 90 भाग 2, तो ये कटेगा तो 45, और फिर वही बात आएगा हमारे पास 135 डिग्री। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, यदि एक त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू कॉस B, यानी कि साइन A का वैल्यू और साइन कॉस B का वैल्यू जो है आपस में बराबर है हो, तो कह रहा है कि कॉस C का मान कितना होगा। अब जरा समझने वाली बात है यहां पर कि कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे कि दोनों कंडीशन में वो बराबर होगा। तो साइन A इक्वल टू कॉस B, तो A का वैल्यू और B का वैल्यू दोनों 45 डिग्री लेंगे, तभी ये इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज हम बना दिए, A B और C कर दिए। अब समझिएगा, तो ये कोण हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 45 डिग्री, तो अब कौन बच गया, C ही बच गया, ये बच गया 90 डिग्री। या ऐसे भी अगर हम नॉर्मल सोच रहे हैं कि कोण A B और कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे भी हम रख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस C बराबर व्हाट, तो कॉस C का वैल्यू कितना गया 90 डिग्री, तो हम रख देंगे यहां पर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और जिस ऑप्शन में 0 डिग्री दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि AD एक त्रिभुज ABC का माध्यक है, यदि O केंद्रक हो और AO बराबर 10 cm हो तो OD की लंबाई क्या होगी। जरा समझिएगा, हम लोगों के पास एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है A B और C, और AD क्या है माध्यक है। माध्यक मतलब मीडियन, मीडियन वो होता है कि सामने वाले शीर्ष से उसके ठीक सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में जो बांटता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है माध्यक। माध्यक जरा ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है और यदि O माध्यक है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसका नाम दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो त्रिभुज की तीनों माध्यिका कहिए या माध्यक, जहां तीनों जो एक जगह पे जहां काटती है ना, जहां काटती है वो हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। माध्यक कहलाता है, सॉरी ये केंद्रक कहलाता है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में AD है,
जो ये है AD है। तो जो कह रहा है कि 2 भाग चला जाता है किसके तरफ, जब ये आप ये काटती है ना, तो माध्यक जहां पर जिस बिंदु से काटता है केंद्रक पर, तो केंद्रक के बाद माध्यक जो है 2 भाग शीर्ष के तरफ और 1 भाग भुजा की तरफ चली जाती है, तो 2:1 में यानी कि ये बंट जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AO यानी कि यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 10 cm, तो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात अनुपात 2 बराबर 10 cm, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 cm, और जिस ऑप्शन में 5 cm दिया हुआ है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर A जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।